हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आज जारी रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 मार्च 2020 के शिफ्ट थर्ड यानी कि तृतीय पाली के पेपर को। तो आज हम तृतीय पाली के इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ओवरऑल इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज हम टोटल 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, अगर आप स्टडी अड्डा के चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आज वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से और देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%. Find by how much percentage a family must reduce its consumption in order to maintain the same budget. क्वेश्चन है, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। एक परिवार को अपना बजट नियत रखने के लिए अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए आप जो ऑयल है इस्तेमाल करते हैं महीने में 100 रुपये। आपका फिक्स बजट है कि हम ऑयल पे हर महीने 100 रुपये खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए आप 100 रुपये में 10 लीटर ऑयल लाते हैं, यानी कि 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लाते हैं, ठीक। लेकिन अगर उसकी कीमत बढ़ गई, अगर उसकी कीमत 20 रुपये प्रति लीटर हो गई, तो अब आप क्या करेंगे। अब आपको तो 100 ही रुपये खर्च करना है, आप उसका बजट नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर 20 रुपये प्रति लीटर हो गई तो पहले 10 लीटर लाते थे, तो अब 100 रुपये में कितना लाएंगे, 5 लीटर। यानी कि आपने अपना जो कंजप्शन है, आपने जो अपना उपभोग है उसको कम कर दिया, उसको आपने कम कर दिया, क्योंकि आपको बजट अपना कैसा रखना था, नियत कांस्टेंट रखना था। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आप देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो बात हो रही है कि खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हो गई तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई उसकी कीमत कितनी थी। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि पहले उसकी कीमत कितनी थी, 100 थी। अब वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 125 हो गई। 100 थी तो आपने कितने की वृद्धि कर दी, उसमें 25% की वृद्धि कर दी, तो 125 अब उसकी कीमत हो गई। पहले अगर वो 100 रुपये प्रति लीटर आता था तो अब उसकी कीमत 125 रुपये प्रति लीटर हो गई। लेकिन यहाँ पर दिया है कि आप अपना बजट नियत रखना चाह रहे हैं, मतलब जितना पहले उस पर खर्च करते थे आज भी उतना ही खर्च करना चाह रहे हैं। तो मतलब आप क्या करेंगे, उसके उपभोग में, उसके कंजप्शन में क्या करेंगे, कमी करेंगे। अब कमी करेंगे तो वो कमी देखिए कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। आपने कीमत को 100 से 125 कर दिया, तो इस 125 को वापस से आपको 100 करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 25 की ही कमी करनी है आपको। 25 की कमी किस में करनी है, 125 में। तो ये 125 का कितना परसेंट है भाई, 25। तो 25 से 5 बार कटेगा और 5 से ये 20 बार कटेगा, यानी कि आपको उसके कंजप्शन में, उपभोग में 20% की कमी करनी रहेगी। ये आपका आंसर। तो देखिए ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास बनता है कि आपको उसका बजट नियत रखना है, ठीक है, यानी कि फैमिली का जो भी बजट उस पर आ रहा है उसको नियत रखना है। तो कंजप्शन में कितनी कमी करें, तो जितनी परसेंटेज आपने बढ़ाया है किसको, उसकी कीमत को, तो बढ़ी हुई कीमत को वापस से आपको कितना करना है, 100 करना है। 125 को 100 करना है तो 25 की कमी कर दीजिए, 125 में आंसर आ गया आपका 20%। एक तरीका था ये है इस क्वेश्चन को करने का, आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस मेथड पर आप जा सकते हैं। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो पूरा विस्तार से आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कीमत बनती कैसे है। भाई आप अगर 10 रुपये प्रति लीटर वाला तेल लेते हैं और आप 2 लीटर लेते हैं, तो उसकी मात्रा और उसकी कीमत का गुणनफल ही तो क्या बनेगा, आपका बजट बनेगा, आपका खर्चा बनेगा कि आप उस पर कितना खर्च कर रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि खर्च, यानी कि जो भी आप उस पर खर्च कर रहे हैं, खर्च कैसे बनता है, तो खर्च बनता है कीमत, उसकी कीमत क्या है, प्रति लीटर प्रति किलोग्राम जो भी कीमत है इनटू मात्रा। कीमत और मात्रा का गुणनफल क्या बनता है, आपका खर्च बनता है। तो अब इसको समझिए आप। तो यहाँ पर हम बात करें कि कीमत कितनी थी, कीमत कितनी थी, मात्रा कितनी उपभोग करते थे और खर्च पहले कितना बनता था, इन 3 चीज़ों की हम बात करें। तो देखिए
कीमत की बात कर रहे हैं कि कीमत बढ़ जाती है कितनी, 25%। अब 25% बढ़ जाती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 25% को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। 25% फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है 1/4, यानी कि एक जो है वो 4 का 25% है। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले कीमत 4 थी, पहले कीमत कितनी थी, 4 थी। फर्स्ट केस में कीमत कितनी थी, 4 थी, एक बढ़ गई तो कीमत कितनी होगी, 5। तो नई कीमत कितनी है, 5। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि खर्चा पहले जितना ही रखना है, मतलब पहले केस में जितना खर्चा होता था बाद में भी उतना ही खर्चा होता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, तो अब आप मात्रा यहाँ पर कितनी रखें, मात्रा यहाँ पर आप कितनी रखें, पहली मात्रा और दूसरी मात्रा कितनी रखें। तो देखिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। पहले मात्रा 5 थी, अब मात्रा 4 है। देखिए 5 को 20, 5 को 20, तो खर्चा देखो पहले भी 20 था और 5 को 20, तो और खर्चा अभी भी कितना है, 20। तो ये आपका तरीका है समझने के लिए, खर्चे को आपको कांस्टेंट रखना है। तो अब आप देखिए मात्रा पहले 5 इस्तेमाल करते थे, तो अब कितनी कर रहे हैं, 4। तो कितने की कमी कर दी, मात्रा में 1 की। 1 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, कमी और वृद्धि हमेशा ओरिजिनल से देखी जाती है। तो पहले 5 मात्रा थी, अब 4 मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 की कमी हुई, किसमें हुई, 5 में, ठीक है ना। तो परसेंटेज कितना निकलेगा, 5 से काटेंगे आप सबको, 20%। कितने परसेंट की कमी कर दी आपने, उसकी खपत में 20% की कमी कर दी। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन आपको पेपर में इस्तेमाल करना है ये फर्स्ट मेथड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए आपको सेकंड मेथड भी बता दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years इज 408. The simple interest on the same sum for the same time is 400. The rate of interest per annum is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये है। उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पर 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना, तो आप कहेंगे सर 400 दिया है। और फिर 2 साल का आपको क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, यानी कि CI दिया है। ये कितना दिया है, तो ये 408 रुपये दिया है, ठीक। ये कितना दिया है, 408 रुपये दिया है। अब अगर हम एक एक साल करके बात करें कि अगर हम बोलें कि पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना था, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना था और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना था, तो आप कहेंगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट हर साल समान होता है। तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। और दूसरे साल का भी कितना हो जाएगा, 200। और आप ये भी जानते हैं कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि अगर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 है, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा, 200 होगा, ठीक। तो अब आप अगर 408 में से 200 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 208 बचेगा। कितना बचेगा, 208। इसका मतलब दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 208 है। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि ये 200 प्लस 8 है, तभी तो 208 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 200, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 लेकिन दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 208 है, 200 प्लस 8 यानी कि 8 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो जो 8 रुपये एक्स्ट्रा आया ये किस पर आया होगा, तो आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो ये जो 8 रुपये का ब्याज बेटा किस पर मिला, ये जो 8 रुपये का ब्याज है ये ब्याज पर ब्याज मिला, यानी कि इस 200 रुपये पर ब्याज मिला ये 8 रुपये। तो ब्याज की दर निकाल लेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, दर हो जाएगी 8 रुपये का ब्याज मिला, इस पर मिला तो आप कहेंगे सर 200 पर, 400 नहीं किस पर मिला, 200 पर। 8 रुपये का ब्याज किस पर मिला, तो आप कहेंगे सर 200 रुपये पर। ब्याज पहले साल का 200 था, तो उस 200 पर ही आपको ब्याज मिला, तो इसलिए दूसरे साल आपका ब्याज कितना आया, बढ़कर आया, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये 4 बार कैंसिल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 4%।
और यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है, क्योंकि आपसे ब्याज की दर पूछी गई थी। तो किस ऑप्शन में दिया है 4%? तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? देखिए, इन्होंने लिखा है इन द ट्रायंगल if AB is equal to AC and angle ABC is equal to 72, then angle BAC is। इन्होंने बोला है एक त्रिभुज में AB बराबर AC है और कोण ABC बराबर 72 डिग्री है, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बात हो रही है AB बराबर AC, यानी कि ये ट्रायंगल जो है वो ABC ट्रायंगल है। तो चलिए सबसे पहले तो आप बना लीजिए एक ट्रायंगल ABC। ठीक, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, इसको नाम दे दीजिए A, B और C। ABC आपका ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में AB बराबर AC है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है? आपस में बराबर है। AB बराबर किसके है? AC के। साथ ही आपको एंगल ABC ये आपको कितना दिया? 72 दिया है, 72 डिग्री दिया है ये वाला एंगल। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो यानी कि एंगल सी भी बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 72। कैसे हो गया? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गिवन है AB बराबर AC। जब AB बराबर AC है तो एंगल B बराबर किसके हो जाएगा? एंगल C के। और एंगल B की वैल्यू 72 है, तो एंगल C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। अब त्रिभुज के दो कोण आपको पता चल गए और आपसे पूछा क्या गया है? BAC। आपसे ये वाला कोण पूछा गया है। तो ये कोण अगर आपसे पूछा गया है तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 72 कितना हो गया? 144। 180 में से 144 माइनस कर देंगे तो एंगल ए आ जाएगा। तो एंगल ए मतलब एंगल BAC। एंगल BAC कितना हो जाएगा? 180 में से 144 माइनस कर दीजिए तो 36 डिग्री। कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो आपका एंगल BAC है, एंगल ए जिसको हम बोल रहे हैं वो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था। किस ऑप्शन में दिया है 36? तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम पॉइंट P a tangent PQ is drawn to a circle with the center O touching the circle at Q. And if the distance of P from the center is 13 cm and the length of the tangent PQ is 12 cm, then the radius of the circle is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। किसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई, जो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यदि केंद्र से P की दूरी 13 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? काफी आसान क्वेश्चन है, देखिए आप समझिएगा। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि एक वृत्त है, इस वृत्त के पर एक स्पर्श रेखा खींची गई बिंदु P से। तो ये जो बिंदु पर मिल रही है वो क्या है? Q है। वृत्त का केंद्र क्या है यहाँ पर? तो वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र O से P तक की जो दूरी है, वृत्त के केंद्र O से जो P तक की दूरी है वो आपको दे रखी है। PQ की लंबाई आपको दे रखी है। PQ कितना है? तो आप कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपको क्या दे रखा है? यदि केंद्र से P की दूरी, केंद्र O से P की दूरी कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। ये 13 सेंटीमीटर है। अब अगर आप ये त्रिज्या को स्पर्श रेखा से मिला देते हैं तो आपको जानकारी होगी कि त्रिज्या क्या है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब त्रिज्या अगर स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो जो ट्रायंगल बना OQP, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा ले लो भाई? OQP
तो आप तो ट्रिपलेट देख लीजिए कि अगर कर्ण 13 है, लंब आपका 12 है, या आधार आपका 12 है, तो ये लंब के आधार में से कोई एक होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि ट्रिपलेट होते हैं। तो आपकी जो OQ है वो कितना आ गई, 5, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, 5। तो आप या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ पर OP स्क्वायर बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से OP मतलब 13 का वर्ग बराबर PQ मतलब 12 का वर्ग बराबर प्लस OQ मतलब आपका ये रेडियस है, त्रिज्या है। OQ क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम r का वर्ग लिख देंगे। तो 13 मतलब 169 हो जाएगा, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, 144, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 25, तो r का स्क्वायर हो गया 25 के बराबर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के बराबर। तो काफी आसानी से आप मौखिक रूप से आंसर दे सकते थे, क्योंकि आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट हो गया। ये क्या होगा, ट्रिपलेट, ठीक है। अगर ये ट्रिपलेट हो गया तो 13, 12 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो अगर दो भुजाएं आपकी 13 और 12 है, तो तीसरी कितनी जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो ये ट्रिपलेट से आप आसानी से आंसर दे सकते थे। क्लियर। चलिए, फिर भी आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी देख लिया कि किस तरीके से आंसर आना है। आई होप बात आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 एंड cos 90 इज। क्वेश्चन है कि cos 10, cos 30, cos 50, cos 70, cos 90 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया, मतलब 3 घंटा नंबर है आपके पास एक तरीके से। कैसे है सिंपल, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 और cos 90, ठीक है। यहाँ पर ये सीरीज आपको दी है, मतलब मल्टीप्लाई में लिखा है cos 10, cos 30, cos 50, cos 70, cos 90। अब आप जानते हैं कि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो cos 90 का मान अगर 0 होता है तो यहाँ इन सबकी वैल्यू कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं है, इसका मान आपका 0 होता है। तो 0 का मल्टीप्लाई सबसे कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोवेल्स used in a page of a book। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न तालिका किसी पुस्तक के प्रश्न में प्रयुक्त स्वरों की बारंबारता दर्शाती है, ठीक है। यानी कि एक बुक है, उसके पेजों पर स्वर कितनी बार आए हैं उनकी बारंबारता दर्शाती है। तो वोवेल्स लिखिए और फ्रीक्वेंसी लिखिए, मतलब ए 75 बार आया है, ई 125 बार आया है, आई 80 बार आया है, O 70 बार आया है और U 75 बार आया है। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने बार वो रिपीट हुआ है बुक में, ठीक है ना। तो ये वोवेल्स दिए हैं 5 वोवेल्स, और उन वोवेल्स का रिपीटेशन दिया है कि वो कितने बार बुक में रिपीट हुए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एज पर द गिवन डेटा व्हिच वोवेल्स ऑकर लेस देन 80 टाइम्स। दिए गए आंकड़ों के अनुसार कौन से स्वर 80 बार से कम प्रयुक्त हुए हैं। अब आपको वो स्वर बताने हैं जो 80 बार से कम प्रयुक्त हुए हैं। तो देखिए 80 से कम 75, 80 से कम 70, 80 से कम 75। ये 80 के बराबर है, ये 80 से ज़्यादा है। तो मतलब कौन कौन से स्वर हैं जो 80 से कम बार इस्तेमाल हुए हैं। तो ए हो गया 75 बार, फिर ओ हो गया आपका 70 बार, फिर यू हो गया आपका 75 बार। तो यानी कि ये 3 स्वर हैं जो 80 से कम बार प्रयुक्त हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। तो ए ओ यू ऑप्शन सी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ये भी फ्री फंड का नंबर था आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका आंसर आप देखने से बता देंगे कि भाई 3 क्या है, इसका आंसर 3 है। क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन दिया है 3 × 1 - 2 sin स्क्वायर x, और इस पूरे के अपॉन में क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर इस पूरे के अपॉन में लिखा है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब आपको बता दें कि ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, ये जो नीचे लिखा है और जो ऊपर लिखा है, ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। मतलब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x ये क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x भी होता है। ये आपका होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है ये, और ये साथ ही साथ cos की पावर 4x माइनस sin की पावर 4x भी होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं। cos की पावर 4x माइनस sin की पावर 4x, 2 नहीं करना है 4 करना है। यहाँ भी कितना होता है भाई 2 4 होता है। ठीक है, ये कितना होता है 4, तो ये भी कितना होता है आपका 4 होता है। तो ये 3 फॉर्मूले इसके बनते हैं। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा। ठीक है, एक शायद कुछ और भी होता है, वो शायद cos 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, cos 2 थीटा के इक्वल होता है इसमें, लेकिन ये वाली वैल्यू cos 2 थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, अभी फिलहाल जो हमें जरूरत है, आप देखिए आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो ये दोनों तो सेम चीज है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। वैल्यू क्या बची आपकी 3, तो 3 आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3 आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस ऑप्शन में दिया है 3, तो 3 दिया भाई आपको ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। सिंपल था ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे देखिए क्या कह रहा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है if p plus q is equal to 7 and p into q is equal to 5, then the value of pq plus qq is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि p plus q का मान 7 के बराबर है और p into q का मान 5 है, तो p की पावर 3 plus q की पावर 3 का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो फॉर्मूला लगेगा सिंपल, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, याद आ गया कुछ, आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। चलिए नहीं लिखे हैं तो देख लीजिए, p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 इक्वल टू क्या होता है p प्लस q की होल पावर 3 माइनस 3pq इंटू p प्लस q, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए p की प्लस q की पावर 3 यानी कि p प्लस q कितना है 7 की पावर 3 माइनस 3 pq कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 इंटू 5 हो गया, इंटू p प्लस q कितना है, तो आप कहेंगे सर 7। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 343 माइनस ये 15 15 7 105 हो जाएगा, तो ये 105 हो गया। अब देखिए 13 में से 5 जाएगा, 13 में से क्या जाएगा 5 जाएगा, तो माइनस कर दीजिए भाई। तो 13 में से 5 गए तो 8 बचा, 1 जाएगा 4 में से तो 3 बचा, ये 2, तो 238 238 जो है वो आपका आंसर आ गया। किस ऑप्शन में दिया है 238, तो 238 आपको दिया है ऑप्शन डी में। तो इस प्रकार ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर है, केवल फॉर्मूले का काम है, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।